हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सैम्पल पेपर केमिस्ट्री के क्लास 11 के टर्म 2 का। ठीक है, टोटल मार्क्स होंगे हमारे 35 और टाइम होगा 2 आवर्स। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है हमें इसमें कि देयर आर टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे। इसे हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। जो सेक्शन ए है उसमें 1 से 3 तक क्वेश्चंस है विच इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और हर एक के क्या होंगे 2 मार्क्स का होगा हर एक क्वेश्चन। सेक्शन जो बी होगा वो होगा 4 to 11 क्वेश्चन विच आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच। और जो सेक्शन सी होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 12, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें, और ये कैरी करेगा 5 मार्क्स। और जितने भी क्वेश्चन हैं ऑल आर कंपलसरी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन हैं सब कितने हैं, 2 मार्क्स के हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। द वैल्यू ऑफ केसी ऑफ द रिएक्शन 2A रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ B plus C is 2 into 10 raised power minus 3। तो हमें Kc का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है which is 2 into 10 raised power minus 3। At a given time the composition of the reaction mixture, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, कंपोजिशन दिया हुआ है A, B एंड C का। याद रखना कभी भी एट ए गिवन टाइम दिया तो मतलब इक्विलिब्रियम आया नहीं है, तो उसका कंपोजिशन दिया है। और अगर आप कंपोजिशन से, ठीक है, सपोज आपने इक्वेशन बनाया 2A रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ B plus C, और अगर उस टाइम पे जब आपके पास कंपोजिशन दिया हुआ है इक्विलिब्रियम नहीं आया है, तो आप जब इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला यूज़ करते हो तो उसे हम बोलते हैं QC। QC तब लिखते हैं जब इक्विलिब्रियम नहीं आया हो, और इसका फॉर्मूला सेम इक्विलिब्रियम जैसे ऐसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़्ड टू पावर 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन विल प्रोसीड। ठीक है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बी का वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, सी का वैल्यू सेम है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, ए का भी वैल्यू हमें सेम दिया 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 का स्क्वायर। तो हमारी जितनी वैल्यूज है ऊपर और नीचे सारी क्या हो जाएगी, कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो जो QC है वो अगर आप देखोगे वो 1 है, बट KC का वैल्यू 2 रेज़ टू पावर माइनस 3 है, तो QC ग्रेटर है KC से। इसका मतलब क्या कि अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, बट QC का वैल्यू ग्रेटर है। QC का वैल्यू तभी ग्रेटर होगा क्योंकि जो QC है इसका मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो अभी ज़्यादा है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है वो अभी क्या है, ज़्यादा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, क्योंकि QC को सपोज QC ज़्यादा KC की तरफ मूव करना है, तो प्रोडक्ट को अपने कंसंट्रेशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सो एज ए रिजल्ट जो रिएक्शन होगा वो प्रोसीड करेगा रिवर्सिबल डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगा वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्सिबल डायरेक्शन। तो यही है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर टू फ्लेम, ये फ्लेम को कलर नहीं देते, वेयर एज अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल डू सो, वाई। सबसे पहले अगर हम बात करें बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की, तो चीज़ ये याद रखना, जो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम है उनका काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल साइज। स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो इनकी जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है, ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। तो अदर अल्कली मेटल से कंपेयर करेंगे तो इनकी आयनाइजेशन जो इंथैल्पी है इट इज़ वेरी हाई। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। एज ए रिजल्ट जो अगर फ्लेम से जो एनर्जी आती है तो एनर्जी इज़ नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो जो फ्लेम से जो एनर्जी आती है इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि ये कोई कलर शो नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सप्लेन द फॉलोइंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को मैं पहले एग्जांपल से बताऊंगा। सपोज आपके पास क्या है, AgCl का सॉल्ट है, आपने क्या किया, इसे आपने डाला है सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, आप डालोगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl में। जैसे आप सॉल्ट डालोगे तो क्या होगा, Ag की जो आयंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, Ag प्लस आयंस डिजॉल्व हो जाएंगी। सिमिलरली Cl नेगेटिव की भी आयंस क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी सॉल्यूशन में। ठीक है, आपने सपोज AgCl डाला है तो Ag की और Cl की आयंस क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। बट क्योंकि सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, जो सॉल्युबल आयंस थी वो अगेन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, हम इसे लिखते हैं K की फॉर्म में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में, तो लिखेंगे Ag प्लस
concentration of Ag plus Cl नेगेटिव का concentration divided by concentration of AgCl। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जब हमारे पास क्या हो हिट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। हिट्रोजीनस का मतलब क्या, यहाँ पे एक सॉलिड फेज है और एक एक्वस फेज है। हिट्रोजीनस इक्विलिब्रियम में आप क्या कर सकते हो, जो प्योर सॉलिड होता है, याद रखना प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या रहती है, सेम रहती है। ऐसा क्यों रहता है, क्योंकि इनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज इसको ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड को हम कांस्टेंट मांगते हैं, तो K इंटू AgCl हमारा बन जाता है KSP। सो KSP इज इक्वल टू Ag प्लस एंड Cl नेगेटिव। तो इसे ही बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, सो इट इज प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर आप देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ आयन, जैसे Ag और Cl की जो कंसंट्रेशन है उसका हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं रेज़ टू पावर ऑफ द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट सिर्फ 1 ही है, तो रेज़ टू पावर द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे, और ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा उतना ज़्यादा KSP का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या करते हो, सबसे पहले आप लेते हो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। सपोज मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है विच इज़ एसिटिक एसिड विच इज़ CH3COOH। जो एसिटिक एसिड है वो डिसोसिएट हो जाएगा CH3COO नेगेटिव में। ठीक है, एक्वस एंड H प्लस एक्वस में वो डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम बन जाएगा क्योंकि क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम साथ में क्या लेंगे, हम लेंगे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होना चाहिए, एक कॉमन आयन होना चाहिए विद द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लेंगे CH3COONA, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एसीटेट। हम लेंगे सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट क्या करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा CH3COO नेगेटिव एक्वस में प्लस Na प्लस एक्वस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन। अब हम क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा, सपोज आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। सबसे पहले याद रखना कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया जैसे CH3COH, और साथ में आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हो जिसमें क्या होना चाहिए, कॉमन आयन। अब क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो भी एसीटेट आयन प्रोड्यूस करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी एसीटेट आयन प्रोड्यूस करता है। सो एज ए रिजल्ट ओवरऑल सोल्यूशन में क्या हो जाता है, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, सो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, तो हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू द ली चैटलर प्रिंसिपल कि अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो रिएक्शन शिफ्ट हो जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने की वजह से जो इसका डिसोसिएशन था वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या हो गया, सप्रेस। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालोगे और क्या होना चाहिए, कॉमन आयन होना चाहिए। कॉमन आयन की वजह से क्या हो जाएगा, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, और इसका जो क्या होगा डिसोसिएशन, जो डिसोसिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, सप्रेस्ड हो जाएगा। अब ये कंपाउंड डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, तो इसे ही हम बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, कन्वर्ट द फॉलोइंग। सबसे पहले दिया हुआ है फिनॉल टू बेंजीन। सपोज आपको क्या दिया है, फिनॉल दिया हुआ है। ठीक है, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के साथ OH, दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल। फिनॉल को जब भी आप रिएक्ट करोगे जिंक डस्ट के साथ, डस्ट मतलब पाउडर फॉर्म में होता है, और अगर आप इसे क्या करोगे, हीट करोगे, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, तो आपको मिल जाएगा बेंजीन प्लस ZnO। ठीक है, नेक्स्ट हमें रिएक्शन दिया है बेंजीन टू बेंजीन हेक्साक्लोराइड। सबसे पहले सपोज आपके पास क्या है, बेंजीन है, हमें क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करेंगे विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो काफ़ी ज़्यादा सनलाइट में क्लोरीन क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, और ये करता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करके जो क्लोरीन है इट विल गेट अटैच एट ऑल द 6 पोजीशन ऑफ द बेंजीन। बेंजीन की सारी 6 पोजीशन पे क्या करेगा, अटैच कर देगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसे ही हम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट हमें पूछा है ड्रॉ द न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ऑफ द इथेन।
ठीक है। अब इथेन को हम दो फॉर्म्स इसकी जो इंपॉर्टेंट है वो लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना है और एक आपको क्या बनाना है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में डॉट बनाना है। ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है जो कार्बन पीछे है और ये डॉट रिप्रेजेंट करता है फ्रंट कार्बन को, ठीक है। अब इथेन में क्या होता है हमारा, ऐसे नॉर्मल इसकी अगर हम बात करें इसके फॉर्मूला की CH3 होता है, तो ये जो सामने वाला हमारा जो डॉट है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ हम हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर हाइड्रोजन विच आर अटैच टू द फ्रंट कार्बन। अब क्या करेंगे, इसके साथ हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला कार्बन है अब उसके एग्जैक्टली पीछे, जैसे ये हाइड्रोजन है इसके एग्जैक्टली पीछे एक और हाइड्रोजन होगा पिछले वाले कार्बन का, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे H, ठीक है। तो सपोज एक हाइड्रोजन है उसके एग्जैक्टली पीछे एक और हाइड्रोजन है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। एक्लिप्स मतलब एक हाइड्रोजन के पीछे दूसरा जो कार्बन का हाइड्रोजन है वो एग्जैक्टली पीछे है, दिस इज एक्लिप्स फॉर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, सपोज आपके पास एक सामने वाला फ्रंट कार्बन है डॉट और पीछे वाला कार्बन है, इसमें भी हम सिमिलरली स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमारा ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। बट अब ये जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है वो उसके नीचे क्या है, सपोज एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है तो उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डॉट से। और इसका जो एंगल होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्लिप्स फॉर्म। तो अगर हम इथेन बात करेंगे, एक कार्बन के साथ जो एक एग्जैक्टली पीछे दूसरा कार्बन के पीछे हाइड्रोजन है वो आमने सामने, दैट इज एक्लिप्स फॉर्म। और अगर एक कार्बन का हाइड्रोजन ऊपर है और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन दूसरी डायरेक्शन में है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैगर्ड फॉर्म। याद रखना स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होती है, और एक्लिप्स फॉर्म सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं और ज़्यादा इसमें रिपल्शन होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, और वाला क्वेश्चन है ये, आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर कंपाउंड टू बी एरोमेटिक और एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए जो आप कोई भी जो आप मॉलिक्यूल कंपाउंड देख रहे हो वो क्या होना चाहिए है, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। वो प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो सकती है, sp2 हो सकती है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिख जाए, sp3 होता है टेट्राहेड्रल, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो sp3 विल नॉट बी एरोमेटिक। प्लेनर होना चाहिए सबसे पहला कंडीशन। सेकंड क्या होना चाहिए, इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज मतलब कि वो जो स्ट्रक्चर है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करने चाहिए, मूव करने चाहिए, वो मूव कर सकते हैं रेजोनेंस की वजह से, वो होना चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए रिंग में, दे शुड बी प्रेजेंट इन रिंग। पहले तो रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, और ये कितने होने चाहिए, इनका नंबर होता है 4n+2। इनका नंबर क्या होगा, 4n+2, वेयर n विल बी इक्वल टू 0, 1, 2, ठीक है, वेयर n विल बी इक्वल टू 0, 1, 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हम 0 कर दें तो हो जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यहाँ क्या हो सकते हैं 6 या 10 या 14, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है 6, 2, 10, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं हक्कल रूल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज हक्कल्स रूल। तो यही है हमारी ऑल द कंडीशन जो बताएगा कोई भी सिस्टम क्या है, एरोमेटिक है या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। इसका ए पार्ट है PCl5, PCl3 एंड PCl2 आर एट द इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन having 3 concentration, 1.59 molar concentration of PCl3, 1.59 molar concentration of Cl2 and 1.41 molar concentration of PCl5. You have to find the value of Kc and reaction दिया। तो आपको ऑलरेडी रिएक्शन दिया हुआ है, PCl result in formation of PCl3 प्लस Cl2 ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें कंसंट्रेशन भी ऑलरेडी दिया हुआ है। PCl5 का कितना दिया हुआ है, हमें 1.41 मोलर दिया, PCl3 का 1.59 मोलर्स एंड Cl2 का दिया हमने 1.59 मोलर्स। आपको Kc का वैल्यू फाइंड करना है। Kc का वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट्स को आप मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट PCl5। तो PCl3 है हमारा 1.59 मोलर्स इंटू 1.59 मोलर्स डिवाइडेड बाय 1.41। जो आप सॉल्व करोगे ये आंसर आ जाएगा 1.79 विल बी द वैल्यू ऑफ द Kc।
नेक्स्ट हमें दिया व्हाट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द H2O एंड NH3। कॉन्जुगेट एसिड का मतलब क्या होता है, याद रखना कभी भी किसी कंपाउंड का हमें फाइंड करना है कॉन्जुगेट एसिड, तो आप उसमें क्या करते हो, H प्लस ऐड कर देते हो। तो H2O में H प्लस आप ऐड करोगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस। सिमिलरली जब आप NH3 में क्या करोगे, H प्लस ऐड करोगे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NH4 प्लस। तो याद रखना जब भी आपको कॉन्जुगेट एसिड पता करना है तो H प्लस ऐड करते हो, कॉन्जुगेट बेस के लिए आप H प्लस को माइनस करोगे। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमें 5 का और वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव टू राइट द रिलेशनशिप बिटवीन द Kp एंड Kc फॉर द गिवन रिएक्शन। हमें Kp एंड Kc का रिलेशनशिप फाइंड करना है और हमें दिया हुआ है N2 प्लस O2, ये भी गैस की फॉर्म में है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2NO। तो सारे याद रखना ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ गैस। ठीक है, Kp Kc का आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप हमारा होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा N। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है डेल्टा N क्या होता है। डेल्टा N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट। गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं हमारे 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट, वो भी क्या है हमारे 2। तो डेल्टा N इसमें इस इक्वेशन में हो जाएगा 0। तो Kp विल बिकम इक्वल टू Kc RT रेज टू पावर 0। किसी को भी 0 रेज टू पावर 0 करेगा तो वो 1 हो जाता, तो Kp विल बिकम इक्वल टू Kc। तो इसका आंसर होगा Kp बिकम्स इक्वल टू Kc। नेक्स्ट हमें दिया डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम। हमें इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 2H2 गैसियस फॉर्म में दिया हुआ है CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3COH गैस। हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें हमने H2 को ऐड किया, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल कि कोई भी जो इफेक्ट होता है उसका रिवर्सिबल इफेक्ट क्या होता है इक्विलिब्रियम में, तो H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम चाहेगा उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए, तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली हमने क्या किया, CO का कंसंट्रेशन क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर दिया। अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहां पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा जब H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे और बैकवर्ड में जब CO का कंसंट्रेशन आप डिक्रीज करोगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट की, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन टू शो द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्यूमिनियम। जो एल्यूमिनियम है उसका एम्फोटेरिक कैरेक्टर होता है। इसकी रिएक्शन बात करते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम को आप रिएक्ट कर लोगे HCl के साथ, तो HCl के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम बनाता है AlCl3, एक सॉल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन रिलीज करता है। इसको बैलेंस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3H2। ठीक है, ये एक्वस होगा, वाटर में डिजोल्व रहेगा AlCl3। नेक्स्ट आप अगर ये था एसिड के साथ रिएक्शन, सिमिलरली जो Al है एल्यूमिनियम वो बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Na+, ठीक है, 2Na+ AlOH4 ब्रैकेट प्लस। तो आपको ये कॉम्प्लेक्स बनता है और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, प्लस H2 इज रिलीज्ड। तो दैट्स वाई इसे हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, क्योंकि एसिड और बेस दोनों के साथ ये रिएक्ट कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, बोरान इज यूजुअली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। बोरॉन का हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि जो बोरॉन है सबसे पहले इसका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज होता है और काफ़ी ये क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके जो बॉन्डिंग भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है नेबरिंग एटम्स के साथ। और साथ में जब ये पैकिंग करता है, पैकिंग मतलब कि इसके एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो ये एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है। इट फॉर्म क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में अच्छे से ये क्या हो जाता है, पैकिंग की फॉर्म में ये रहता है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। एज ए रिजल्ट क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसको अगर आपको बोरॉन को ब्रेक करना है और इसके कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होता है। सो दैट्स वाई इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, इन व्हाट वेज लिथियम शो सिमिलैरिटी टू मैग्नीशियम इन इट्स केमिकल बिहेवियर, राइट एनी 3 सिमिलैरिटीज।
सबसे पहले जो लिथियम और मैग्नीशियम है उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, एज ए रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा उनमें सिमिलैरिटी होती है, इसे हम डायगोनल रिलेशनशिप भी कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है एंड जो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है, दोनों को जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ये काफ़ी क्या होते हैं, दे आर वीक बेस, ये काफ़ी ज़्यादा वीक बेस होते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें, ये दोनों क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स। ठीक है, नाइट्राइड्स किसके साथ बनाते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसके साथ रिएक्ट करके, जो लिथियम है वो लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बना सकता है लिथियम नाइट्राइड। सिमिलरली जो मैग्नीशियम है वो भी क्या कर सकता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अगर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Mg3N2, ये भी नाइट्राइड बनाता है। पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, जो इनके कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, लिथियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, और अगर आप इसको हीट दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, डीकम्पोज, वो इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। सो आपके पास अगर है Li2CO3, अगर आपने इसको हीट किया, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Li2O, लिथियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज हो जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें मैग्नीशियम कार्बोनेट की, मैग्नीशियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो इसे रिलीज कर देगा MgO प्लस CO2। और एक और हम सिमिलरिटी की बात करेंगे इसकी, सपोज आपके पास है लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि दोनों का साइज़ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है, लिथियम और मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा पोलर नेचर के होते हैं, ये कंपाउंड हो जाते हैं कोवलेंट, ये कोवलेंट नेचर के हो जाते हैं, एंड दे आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, तो ये इथेनॉल में भी क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिमिलैरिटीज बिटवीन द लिथियम एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, गिव रीजन व्हाई बोरॉन हैलाइड्स फॉर्म एडिशनल कंपाउंड विद NH3। बोरॉन हैलाइड्स की बात करें, सपोज आपके पास है बोरॉन फ्लोराइड, ठीक है, BF3। अब बोरॉन जो फ्लोराइड्स होते हैं और हैलाइड्स होते हैं, जो याद रखना ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इनके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, सो वी कैन कॉल देम एज लुईस एसिड, इन्हें हम लुईस एसिड भी कहते हैं। सपोज हमें इन्हें रिएक्ट किया है NH3 के साथ, ठीक है, NH3 में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हम लुईस बेस। ठीक है, तो जो NH3 है वो BF3 को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्योंकि BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ FBF, ठीक है, बोरॉन फ्लोराइड के साथ हमारा ये जो प्रोडक्ट है एडिशनल प्रोडक्ट बन जाता है, और ये जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का A पार्ट। B पार्ट है, टेंडेंसी ऑफ फॉर कैटिनेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप इन ग्रुप 14। ग्रुप 14 की बात करें, हमारा होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बट हमने देखा कार्बन में काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कैटिनेशन होता है। ऐसा क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, जो कार्बन है इसका काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज होने की वजह से सारे ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, स्मॉल साइज होता है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जो ये जो बॉन्ड बनाता है, ठीक है, जो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज़ क्वाइट हाई, काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, सपोज बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड, तो जो एलिमेंट्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है कार्बन की, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। एज ए रिजल्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन के बॉन्ड क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, बॉन्ड ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट कार्बन जो है सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो कर सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, PbO2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन द SnO2। ठीक है, अगेन ये ग्रुप 14 की बात कर रहे हैं। ग्रुप 14 की बात करें, हमारे पास होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn एंड Pb। ठीक है, इनकी अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, होता है NS2 NP2। नॉर्मल केस में क्या होता है, NS एंड NP इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो कार्बन का +4, सिलिकॉन का +4, जर्मेनियम का +4 एंड Sn का +4 हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। बट Pb में क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, Pb में एडिशन ऑफ D एंड F सब शेल हो जाता है, उसकी वजह से याद रखना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो NS इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, सो सिर्फ NP इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, तो एज ए रिजल्ट सिर्फ इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, इसे हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट।
ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट याद रखना पीबी में होता है क्योंकि जो NH2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो पीबी का +2 फॉर्म क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, और SN का +4। अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है PbO2 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम बात करें PbO2 की, PbO2 में Pb कौन सी फॉर्म में होता है, Pb+4 में, जो स्टेबल नहीं होता है। सो Pb+4 की फॉर्म में वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिड्यूस कर सकता है +2 की फॉर्म में। तो अगर वो रिड्यूस कर रहा है सो इट कैन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तभी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर सकते हैं क्योंकि उसकी +2 फॉर्म क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। और अगर हम बात करें SnO2 की, SnO2 ऑलरेडी जो SN है वो अपनी +4 की फॉर्म में है जो ज़्यादा स्टेबल है। सो दैट्स वाई इट डज नॉट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन यील्ड्स टू ब्रोमोप्रोपेन, एक्सप्लेन एंड गिव द मैकेनिज्म। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा। सपोज अगर हम बात करें प्रोपीन की विच इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब भी हम इसे रिएक्ट करते हैं HBr के साथ तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है, मेजर प्रोडक्ट मतलब जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में बनता है, वो हमेशा बनता है CH3 CHBr CH3। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन ही क्यों बनता है, तो इसका मैकेनिज्म की बात करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, हम लेंगे प्रोपीन और याद रखना सबसे पहले हमारा H+ क्या करता है, इस पे अटैक करता है। ठीक है, तो ये जो अटैक होता है इस अटैक को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन पे। अब क्या हो सकता है, H+ के पास 2 जगहें हैं क्योंकि डबल बॉन्ड है, 2 जगह वो अटैच कर सकता है, या तो कार्बन CH वाले कार्बन पे अटैच कर जाए या CH2 वाले कार्बन पे अटैच कर जाए। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे CH वाले कार्बन पे जब हाइड्रोजन अटैच करेगा क्या होगा, हमारा बनेगा CH3 CH2। जैसे यहाँ पे अटैच करेगा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, हमारा बनेगा CH2+। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारा जो H+ है वो थर्ड वाले कार्बन यानी कि CH2 पे अटैच हो जाए तो हमारा बन जाएगा CH CH CH3+। तो हमेशा याद रखना जिस हाइड्रोजन जिस कार्बन पे अटैच होता है वहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं और दूसरे कार्बन पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। तो एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जैसे H+ का अटैक होगा हमारे 2 कार्बोकेटाइन बनेंगे। सबसे पहला जो बन रहा है वो है प्राइमरी, क्योंकि वो एक जो जिस पे कार्बन पे H+ पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ एक C के साथ अटैच है कार्बन के साथ, और ये है हमारा सेकेंडरी क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो 2 कार्बन के साथ अटैच है। ये हो गया हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब ज़्यादा कौन बनेगा, याद रखना जो सेकेंडरी होता है हमने पढ़ा वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि CH3 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है। सो दैट्स वाई जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा बनता है। सो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा बनता है, सो एज ए रिजल्ट जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है उस पे Br नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, कौन सी पोजीशन पे, कार्बन पे, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH CH3। यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा और हमारा बन जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम बात करेंगे 9th का और वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया हुआ है सबसे पहले हमें वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, आपने एल्काइल हैलाइड लिया, सपोज आपने लिया है CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। ठीक है, सोडियम लेते हो और क्या होता है एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं आपस में रिएक्ट। तो मैंने एक और एल्काइल हैलाइड लिखा बट मैंने रिवर्स में लिख लिया CH3Cl। ठीक है, ये हमारा क्लोरोमीथेन है, और याद रखना इसी रिएक्शन को करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या होता है जब हम एक एल्काइल हैलाइड सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर लेते हैं तो क्या होता है, सोडियम के साथ जो होता है क्लोरीन वो क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, 2 सोडियम होते हैं, और जो CH3 है वो ग्रुप क्या होता है, आपस में अटैच हो जाता है। तो CH3 बॉन्ड CH3 और साथ में मिलता है हमें 2 मोल्स ऑफ NaCl। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन में अगर आपने लिया हुआ है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड लिया है जो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है हमारा इथेन। तो जो कार्बन है वो क्या हो जाते हैं, कार्बन का नंबर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है वुड्स रिएक्शन में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ हम इवन नंबर ऑफ कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, ऑड नंबर हम नहीं बना सकते यूजिंग वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या होता है, सपोज आपके पास बेंजीन है और हम अटैच करते हैं एसाइलेशन के लिए, एसाइल ग्रुप होना चाहिए विच इज CH3COCl। ये इसी कंपाउंड को बोलते हैं एसिड क्लोराइड। ठीक है, और हम लेते हैं साथ में
एनहाइड्रस मीन्स कि वाटर की डेफिशिएंट AlCl3। ठीक है, अब याद रखना ये जो CH3CO ग्रुप है इसे ही हम बोलते हैं एसाइल ग्रुप। ठीक है, और अगर आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप हो मतलब C2H5CO उसे भी हम क्या बोलते हैं एसाइल ग्रुप। इसमें क्या होता है, ये जो क्लोरीन होता है वो AlCl3, जो AlCl3 वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, वो Cl अपनी तरफ ले जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ AlCl4 नेगेटिव, और हमें मिलता है CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये जो स्पीशीज होती है और एसाइल ग्रुप वो क्या करता है, बेंजीन पे वो अटैक करेगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है COCH3। तो बेंजीन के साथ CH3 तो ये एक तरह का कीटोन बनता है हमारा, इसे बोलते हैं हम एसीटोफिनोन। ठीक है, एसीटोफिनोन बनता है, तो इसे हम बोलते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन जो रिएक्शन है ये भी हम एल्काइल हैलाइड से ले सकते हैं। सपोज हमने एल्काइल हैलाइड लिया है CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड हो जाता है ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 CH2Br। अब याद रखना जब आप इस कंपाउंड को रिएक्ट करोगे अल्कोहलिक KOH के साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होता है, जो कार्बन पे Br अटैच होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, और उसके साथ वाले कार्बन को बोलते हैं हम बीटा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। जब भी आप अल्कोहलिक KOH लेते हो तो याद रखना यहाँ पे क्या होता है, Br ग्रुप फ्रॉम द अल्फा कार्बन और H+ फ्रॉम द बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो याद रखना जब हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं अल्काइल हैलाइड में तो हमारा एक क्या रिमूव हो जाता है, हैलोजन रिमूव हो जाता है, और साथ में बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, और वी ऑल्सो कॉल इट एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है, इसे हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहते हैं, और इसमें हमारा क्या बन जाता है, एल्कीन, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा प्रोपीन विल बी फॉर्म। तो ये नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। हमें इसमें दिया हुआ है एन एल्कीन A, हमें A दिया हुआ है। A ने क्या किया, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में हम लेते हैं ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्लस वाटर, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 कंपाउंड। इसमें हमें 2 कंपाउंड मिले, एक बना CH3 CHO, इसे बोलते हैं हम इथेनल। ठीक है, तो हमें पहला मिला है इथेनल, और साथ में हमें क्या मिला है इसके साथ पेंटेन 3 ऑन। पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो पेंटेन 3 ऑन इज फॉर्म। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया, हाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट A। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी ओजोनोलिसिस होती है तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, सपोज आपके पास है CH2 तो आपको क्या करना होता है, इसका बॉन्ड ब्रेक करके डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच कर दोगे तो ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो अगर हम इसे रिवर्स में लिखेंगे रिएक्शन, तो सपोज आपको ऑलरेडी दिया हुआ है प्रोडक्ट, तो अगर आपको रिवर्स में लिखना है तो आप क्या करोगे, इस रिएक्शन में आप क्या करोगे, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसे ब्रेक कर दोगे, और इन दोनों कार्बन्स को, ठीक है, इन दोनों कार्बन्स को जिसके साथ क्या अटैच है डबल बॉन्ड O, इन दोनों कार्बन को आप अटैच कर दोगे विद डबल बॉन्ड। तो अगर मैं एक कंपाउंड बनाऊं तो मेरा एक कंपाउंड कुछ ऐसे बनेगा CH3 CH2 CH3, इसके साथ में अगर इथेनॉल जोड़ दूं मैं डबल बॉन्ड CH3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल प्रोडक्ट। तो कभी भी अगर आपको क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी आपको एल्डिहाइड और कीटोन दिया, तो डबल बॉन्ड O को ब्रेक करके आपने क्या करना है, उन दोनों कार्बन को जोड़ के डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, तो आपको इनिशियल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो हम नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5। याद रखना डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस होता है, तो इसकी नंबरिंग हम डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देंगे। तो सेकंड, अगर थर्ड पोजीशन पे क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो इसे लिखेंगे 3 इथाइल, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 इथाइल। 5 कार्बन होता है पेंट 2 ईन। ठीक है, तो 3 इथाइल पेंट 2 ईन विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स 2
इन एंड विच आइसोमर हैज़ मोर बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हेक्स टू इन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये हमारा क्या है, हेक्स टू इन है। अब याद रखना जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है वही उसी कार्बन से हम बता सकते हैं सिस एंड ट्रांसफॉर्म। इस कार्बन के साथ याद रखना दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। अगर पहले वाले कार्बन को देखोगे एक इसके साथ CH3 अटैच है और दूसरा हाइड्रोजन, और दूसरे वाले कार्बन को देखेंगे उसके साथ एक हाइड्रोजन और एक अटैच है CH2 CH2 CH3 ग्रुप। तो इसके हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। एक स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन विल बी ऑन द सेम साइड CH3 CH2 CH2 CH3। तो जिस फॉर्म में क्या होगा, हाइड्रोजन और वन एटम और ग्रुप एक ही तरफ होगा, इसे बोल देंगे हम सिस फॉर्म। और जहां पे ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो एक हो गया सिस और एक क्या हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम सिस बात की फॉर्म की बात करें, ये जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा डाइपोल है वो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, सेम डायरेक्शन होती है। बट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जो डाइपोल है उनकी डायरेक्शन क्या होती है, थोड़ी रिवर्सिबल होती है, क्योंकि CH3 C2 CH2 CH2 CH3 आपस में क्या रिवर्सिबल डायरेक्शन में है, तो इनका डाइपोल क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। सो एज ए रिजल्ट जो सिस फॉर्म है इसमें जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो याद रखना सिस फॉर्म में डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ज़्यादा डाइपोल होने की वजह से इसमें क्या होता है, डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है, ठीक है, डाइपोल जो इंटरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है। और स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन की वजह से इनका जो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है सिस फॉर्म का, वो ज़्यादा हो जाता है। तो हमेशा याद रखना सिस फॉर्म विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की ए पार्ट की। सबसे पहले हमें दिया हुआ है गैस एट टेम्परेचर 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन का टेम्परेचर दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है हमें 720 mm ऑफ Hg। ठीक है, और वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 100 ml। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस विच ऑक्यूपाई। आपने क्या किया, उसका प्रेशर चेंज कर दिया है टू सपोज P2 और वॉल्यूम चेंज कर दिया आपने उसका टू द 84 ml, और टेम्परेचर आपने क्या रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर आपने टेम्परेचर सेम रखा है तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप होता है ये होता है P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। ये इसे हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ये बॉयल्स लॉ यूज़ होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हो जाएगा 720 इंटू 100 इंटू P2 इंटू 84। तो P2 किसके इक्वल हो जाएगा, 720 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 84। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 857 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो प्रेशर का आ जाएगा हमारा 857 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट हमें दिया राइट द टू एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस विच डज नॉट होल्ड गुड अंडर ऑल कंडीशन। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो दो एजम्पशन थी उसी की वजह से आइडियल गैस और रियल गैस बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें था कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन्होंने क्या बोला था, जीरो है। बट एक्चुअल में क्या होता है, जब आपने प्रेशर हाई कर दिया तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में काफ़ी क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल जीरो कहा था आपने इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सेकेंड प्रॉब्लम था, इन्होंने बोला जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस, इन्होंने क्या बोला, इट इज़ नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल बोला मतलब कि ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है वो ज़ीरो है एज कंपेयर टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस। ठीक है, एज कंपेयर टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस। तो इन्होंने बोला
कि सपोज एक कंटेनर में क्या है, एक कंटेनर पूरी ऑल ओवर स्पेस ऑक्यूपाई किया मॉलिक्यूल्स ने, तो जो उनका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्पेस। बट अगर हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, छोटी सी स्पेस में मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, आपस में पास पास आ जाते हैं, और इनके वॉल्यूम को हम ज़ीरो तब कंसिडर नहीं कर सकते। तो दो कंडीशन है, एक की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ज़ीरो बोला था, जो ऐसा नहीं होता है। सेकंड हमने वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल और ज़ीरो बोला था, दैट इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल्स ऑफ गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब एट 3.32 बार, और आर का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.083। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है इसमें, आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। आपको जो वैल्यू दिया हुआ है, आपको दिया है n मोल्स ऑफ गैस दिया है विच आर 4, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 5 डेसीमीटर क्यूब। याद रखना डेसीमीटर क्यूब लीटर के इक्वल भी होता है, तो इसे हम 5 लीटर भी कह सकते हैं। आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.083। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस गैस का क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है। तो हमें पता है पीवी किसके इक्वल होता है, एन आर टी। ठीक है, तो टेम्परेचर किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी बाय एन आर। पी का वैल्यू हमें दिया हुआ है विच इज़ 3.32। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है इसका प्रेशर का वैल्यूम 3.32 इंटू वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 5 लीटर्स, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू दी हुई है 4 इंटू आर की वैल्यू 0.083 हमें दिया हुआ है। तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 50 के, तो 50 केल्विन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे चार्ल्स लॉ की, सो चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन वाई -273 डिग्री सेल्सियस इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया है, सपोज हमने ग्राफ बनाया, तो याद रखना है चार्ल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर होता है। अगर हमने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रखे हैं, गैस के कांस्टेंट रखे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में हमने क्या बनाया था, इसमें ग्राफ बनाया था हमने। जो भी ग्राफ बनेगा, ठीक है, जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या बनाएगा, ऐसे लाइंस बनाएगा। ठीक है, सो दीज आर द लाइंस। अगर हम क्या करें, इस लाइन को बैकवर्ड एक्सटेंड करें, तो जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ को क्या करेंगे, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, तो जिस जगह पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे ये टच कर रहा है, उस पे टेम्परेचर आ रहा है हमारा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होगा, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, तो इस टेम्परेचर से नीचे कोई टेम्परेचर हो ही नहीं सकता, क्योंकि गैस का वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या हो सक गया है, ज़ीरो हो गया। सो इसे ही हम बोलते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। सो दैट्स वाई जो लोएस्ट टेम्परेचर हो सकता है वो हो सकता है -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन सी की। ये 5 मार्क्स का एक हम क्वेश्चन है, ये है केस बेस्ड क्वेश्चन। ये आप केस पढ़ सकते हो, ठीक है, पॉज करके। वीडियो काफ़ी बड़ा इसमें थ्योरी दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस करेंगे, आप पॉज करके देख सकते हो। सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए प्रोसेस 701 जूल्स ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम। सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है एंड 394 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो ठीक है, तो याद रखना, अगर जो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होता है, एब्जॉर्ब करता है सबसे, तो वो होता है पॉजिटिव, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो उस वर्क को हम लेते हैं नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो हमें पूछा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, हमें फॉर्मूला पता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू हमें दिया हुआ 701 माइनस 394 जूल्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा 307 जूल्स। तो ये 307 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, गिव वन एग्जांपल। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है, ठीक है, विच डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। ठीक है, कितना सब्सटेंस प्रेजेंट इन सिस्टम है, सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल हम बात कर सकते हैं वॉल्यूम, जितना ज़्यादा गैस होगा, जितना ज़्यादा उसका क्या होगा, सब्सटेंस होगा, उतना ज़्यादा वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसे हम बोल देंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द
सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ इंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज आर रिलेटेड फॉर गैसियस स्टेट। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है, जो डेल्टा एच है, इंथैल्पी होता है हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये हमें पता है पी डेल्टा वी का फॉर्मूला नॉर्मल। अगर सपोज आपके पास गैस है, उसका वॉल्यूम V है, नंबर ऑफ मोल्स है Na, उसका वॉल्यूम हमने चेंज किया VB में, नंबर ऑफ मोल्स कर दिए हमने NB में। तो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला PVA इज इक्वल टू NART। ठीक है, सिमिलरली PVB इज इक्वल टू NBRT, ये हमने लगाया है आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला। एक दूसरे को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NG, हमेशा गैस के लिए बात करते हैं RT। तो इस वैल्यू को P डेल्टा V की वैल्यू को हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। तो जब गैसेस दिए हो तो डेल्टा H और डेल्टा U का हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। NGRT का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में जो गैसेस है माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस, तो उससे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हमें, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें डेटा दिया हुआ, कुछ रिएक्शन दिया, हमें फाइंड करना फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर हम बात करें CH3OH की, ठीक है, तो याद रखना कभी भी जब हम किसी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं वो बनता है वो अपने सिंपलेस्ट एग्रीगेट फॉर्म, मतलब जो नेचर में वो कैसे प्रेजेंट है उसी फॉर्म से वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कार्बन है, नेचर में वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन होता है OH2 की फॉर्म में और ऑक्सीजन होता है O2। तो आप जब भी फॉर्मेशन करते हैं तो आपको कंपाउंड लेना है, जो प्रोडक्ट बनता है दैट यू शुड बी 1 मोल, और जो रिएक्टेंट होते हैं वो अपनी नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसको ही हम चेंज करेंगे, विल मेक श्योर प्रोडक्ट 1 मोल है। तो हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 4, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन को हम कर देंगे इनटू हाफ। तो आपको ये वाली इक्वेशन बनानी है यूजिंग अबव 3 इक्वेशन। ठीक है, पहली वाली 3 इक्वेशन को लेकर हमने ये लास्ट वाली इक्वेशन बनानी है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, ठीक है, पहली वाली इक्वेशन देखो, इसमें CH3CO जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए राइट हैंड साइड में, तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं रिएक्शन को। तो मैं इसको लिख लूँगा CO2 प्लस 2H2O रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CH3OH प्लस 3O2। ठीक है, अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, क्यों किया, क्योंकि CH3OH हमें राइट में चाहिए, तो हम इसको राइट में कर दिया। तो हमारा जो रिएक्शन की इंथैल्पी है उसको भी हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, क्योंकि रिएक्शन रिवर्स कर दिया तो लिख देंगे प्लस 726। नेक्स्ट रिएक्शन में देखेंगे, जो कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड में है, जो रिएक्शन हमने देख रहे हैं उसमें भी कार्बन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसको हम सेम रखेंगे, CO2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO2। और अगर हम डेल्टा H कैलकुलेट करेंगे तो ये सेम रहेगा, माइनस ऑफ 393 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें दिया हुआ है H2, अगर आप देखो इसमें भी H2 दिया हुआ है, H2 प्लस हाफ ऑफ O2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो हमें इक्वेशन है इसमें हमें दिया हुआ 2H2O, बट यहाँ पे हमें दिया H2O, तो इस पूरी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारा डेल्टा H है इस रिएक्शन का विच इज़ 286, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम ये तीनों रिएक्शन देख लें, ठीक है, अगर आप ये तीनों रिएक्शन देख लेते हो तो इसमें क्या हो जाएगा, वाटर वाटर कैंसिल हो जाएगा, CO2 विल गेट कैंसिल। ठीक है, सारी चीज़ें जब कैंसिल हो जाएगी, आपको फाइनल में जो पहली वाली इक्वेशन है वही इक्वेशन आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम लिख सकते हैं जो ओवरऑल रिएक्शन है उसका डेल्टा H किसके इक्वल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ, हम तीनों वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू द हेस लॉ जो डेल्टा H होगा रिएक्शन का, जो फॉर्मेशन वाला रिएक्शन है, इन तीनों रिएक्शन को हम ऐड कर सकते हैं, तो हो जाएगा 726 माइनस 393 माइनस ऑफ 2 इंटू 286। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे हम, ये हो जाएगा 726 393 माइनस ऑफ 572। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल माइनस ऑफ 279 किलो जूल्स पर मोल। सो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको सैम्पल पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो समझ आए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, सो आप बाकी चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप वो भी देख सकते हो, मैंने नोट्स भी डाले हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो
सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।